दिस इज सोनाली आहूजा। वेलकम टू आवर चैनल ओनली सिविल सर्विस। जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, जेल प्रेरी की एग्ज़ाम डेट आ गई है, जिसके एडमिट कार्ड आ गए हैं। 20 नवंबर से एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए हमने एक सीरीज़ फिर से स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और आगे भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं उनका क्वेश्चन सीरीज़ हम करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टारगेट किया है, जिसमें हम देखेंगे कि साइंस पोर्शन से किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और आगे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बोर्न डिसीज? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग है? फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए वेक्टर बोर्न डिसीज होता क्या है, या अप्रत्यक्ष रोग होता क्या है। वेक्टर बोर्न डिसीजेस वो डिसीज होती हैं, उस तरीके की बीमारियां होती हैं जो किसी अर्थोपोडा, जो आप लोग ने जंतु जगत वर्गीकरण में पढ़ा है, जो अर्थोपोडा में आने वाले मच्छर, मक्खी, इनसे फैलती हैं, इनके द्वारा फैलाई जाती हैं। इस तरीके की बीमारियों को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष रोग या वेक्टर बोर्न डिसीज। तो जिसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कोलेरा, हेजा, एड्स, मलेरिया, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें से आप जानते हैं कि कौन सी वेक्टर बोर्न डिसीज है? मलेरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? मलेरिया। मलेरिया आप जानते हैं मादा एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस जो मच्छर है उसके द्वारा फैलता है। उसके बाद कोलेरा आप जानते हैं बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है, एक बीमारी है। एड्स एक वायरस, HIV वायरस से फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक भी एक बैक्टीरिया से फैलने वाली, जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है। तो वेक्टर बोर्न डिसीज कौन सी डिसीज होती है? जो अर्थोपोडा संघ के, यानी मच्छर, मक्खी, इनके द्वारा फैलाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। दूसरे क्वेश्चन पे हम जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज द इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारी होती है? तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं: DNA, RNA, प्रोटीन, न्यूक्लियस, नाभिक। ये हो जाएगा फ्रेंड्स नाभिक। कौन सा ऐसा संरचना है जिसके पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारी होती है? तो कौन सी संरचना है? DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA आप जानते हैं, RNA क्या होते हैं? रीऑक्सी राइबो, सॉरी फ्रेंड्स, राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA क्या हो जाता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका काम क्या है? प्रोटीन बनाना, राइबोसोम को बनाना, जो क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DNA का काम क्या है? एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन, एक पीढ़ी से जानकारी लेकर दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर ध्यान से फ्रेंड्स वहां पर क्वेश्चन पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल पूछा है। अगर स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल, मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक कौन सा है? टेंडन, कार्टिलेज, बोन, लिगामेंट। कंडरा, उपास्थि, हड्डी या लिगामेंट, इसमें से कौन सा? तो सबसे पहले आप देखिए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक इस तरीके के टिश्यू या ऊतक होते हैं जो हमारे पूरे शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं, मतलब सभी अंगों को आपस में जोड़े रखते हैं। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक, सबसे पहले क्वेश्चन के सबसे मजबूत संयोजी ऊतक कौन सा है? सबसे, यहाँ पे जैसे आपसे पूछा है सबसे मजबूत और गैर लचीला, तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है हड्डी, बोन। सबसे मजबूत पूछा जाए, नॉन फ्लेक्सिबल, तो क्या है? हड्डी, बोन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लचीला, गैर लचीला ना पूछ के वो पूछे सबसे लचीला संयोजी ऊतक, तो वो हो जाएगा कार्टिलेज। सबसे लचीला संयोजी ऊतक क्या है? कार्टिलेज। लेकिन इसके साथ एक और क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा संयोजी ऊतक है जो लिक्विड फॉर्म में, यानी जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो कौन सा हो जाता है फ्रेंड्स? ब्लड, रक्त। रक्त ऐसा संयोजी ऊतक है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टेंडन, तो टेंडन क्या है? टेंडन बोन से मसल को जोड़ने का काम करते हैं। टेंडन का काम क्या होता है? हड्डियों से
मांसपेशियों जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? टेंडन। और हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करते हैं? लिगामेंट। तो यहाँ आपको सबके काम ध्यान रखने हैं। आगे हो सकता है आपसे अभी मजबूत और गैर लचीला पूछा, आने वाले क्वेश्चन में आपसे लचीला संयोजी ऊतक या द्रव अवस्था में पाए जाने वाला संयोजी ऊतक पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इज एन अनवांटेड प्लांट इन अ कल्टिवेटेड फील्ड which competes with the main crop for nutrient, shelter and sunlight। ये खेती के लिए एक अवांछित पौधा है। ये पोषक तत्वों और सूरज की रोशनी के लिए फसल के साथ प्रतियोगिता करता है। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये नॉर्मली सबको पता होता है कि ये क्या है? वीड, खरपतवार। ये एक ऐसा पौधा होता है जो फसल के साथ उग जाता है और फसल को जो न्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्वों की फसल को जरूरत है, जो सूर्य की रोशनी की फसल को जरूरत है, वो उसकी जगह पे ये खरपतवार लेने लगता है। इसलिए हम कहते हैं क्या करता है? अपने जीवन के लिए फसल के साथ प्रतियोगिता करता है। तो उसका सही आंसर होगा वीड, खरपतवार। नेक्स्ट हम बात करें, ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, टू विच कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज इट बिलोंग। खमीर का उपयोग अल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। सजीवों के किस वर्ण से यह संबंध रखता है? आपसे पूछा गया कि ईस्ट जिसका उपयोग अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए किया जाता है, वो ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। फंजाई कवक, बैक्टीरिया जीवाणु, प्रोटोजोआ और एल्गे शैवाल। इनमें से किस समूह के अंदर आता है? तो आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, ईस्ट किसके अंदर आता है? खमीर किस में आता है? कवक। ईस्ट क्या होता है? एक प्रकार का कवक होता है, फंजाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। An electric bale is placed inside a bale jar which is closed airtight. If the bale is ringing and the air is slowly removed with the help of a vacuum pump, then आपसे पूछा एक विद्युत घंटी को एक बल जार के अंदर रखा गया जो हवा बंद है। यदि घंटी बज रही है और वायु को धीरे धीरे एक निवात पंप की मदद से हटा दिया जाता है तो क्या होगा? फ्रेंड्स, एक घंटी है जैसे एक बंद जार के अंदर रखा है जिसके अंदर हवा नहीं, और जो थोड़ी बहुत भी हवा उसके अंदर प्रेजेंट है उसको धीरे धीरे निर्वात पंप की सहायता से वहां से हटाया जा रहा है, तो क्या होगा? द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीजेस। हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम डिक्रीजेस। हवा स्तंभ के कंपन की संख्या घटती है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्राइकर डिक्रीजेस। स्ट्राइकर के कंपन की संख्या घटती है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्राइकर इंक्रीजेस। स्ट्राइकर के कंपन की संख्या बढ़ती है। तो फ्रेंड्स क्या होगा? द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीजेस। सेकेंड है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम डिक्रीजेस। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा? जो वाइब्रेशन का नंबर है, जो घंटी बज रही है जिसकी वजह से वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? उसकी संख्या धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगी। तो हवा स्तंभ के कंपन की संख्या घटती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है किस चीज में? डाई एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में, आर्टिफिशियल स्वीटनर, कृत्रिम शर्करा बनाने में, फर्टिलाइजर, उर्वरक बनाने में, एंटासिड, अम्लनाशक। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है फ्रेंड्स? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका इस्तेमाल एंटा एसिड बनाने में किया जाता है। ये एंटा एसिड है, एक तरीके का बेसिक होता है, क्षार होता है जो हमारे शरीर में जो अम्ल उपस्थित होता है। कई बार आप जानते हैं हमारे अग्नाशय में एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड उपस्थित है। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको कभी ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्षार लेते हैं, एक एंटा एसिड खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिड बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है और हमें अच्छा फील होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? एक एंटा एसिड, एक अम्लनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन द अर्थक्वेक जोन द टाइप ऑफ बिल्डिंग विच गिव्स मोर सेफ्टी। भूकंपमापी क्षेत्रों में किस प्रकार की इमारत अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बिल्डिंग मेड अप ऑफ क्ले एंड मड, बिल्डिंग मेड अप ऑफ ग्लास एंड ब्रिक। भूकंप रोधी बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत, मिट्टी से बनी इमारत, कांच और ईंटों से। तो यहाँ पे तो बहुत इजी आंसर फ्रेंड्स आपको डायरेक्टली दिख रहा है, कौन सी? भूकंप रोधी इमारत। जहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं वहां पे इस तरीके की भूकंप रोधी इमारतें बनाई जाती हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। सो फ्रेंड्स, दो तरह के परिवर्तन होते हैं, दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है केमिकल, एक होता है फिजिकल। रासायनिक और भौतिक, दो तरह के चेंज आपको देखने को मिलते हैं। फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, वो परिवर्तन होते हैं जिसमें परिवर्तन होने के बाद चीजों को हम उनकी पुनः अवस्था में वापस ला सकते हैं, जिसमें हम आफ्टर चेंज उन्हें वापस उनकी स्टार्टिंग स्टेज में वापस ला सकते हैं। बट केमिकल चेंज में अगर एक बार कोई चेंज हो गया, एक बार कोई परिवर्तन हो गया, तो फिर से उसे अपनी रियल स्टेज में वापस लाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए और आपसे पूछा है कि इनमें से रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज कौन सा है। सबसे फर्स्ट, एवोपरेशन ऑफ सी वाटर टू गेट सोल्ट, नमक प्राप्त करने के लिए पानी का वाष्पीकरण। बर्निंग ऑफ मिथेन, मिथेन का जलना। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कपूर का ऊर्ध्वपातन। डिसॉल्विंग शुगर इन कॉफी, चीनी में, कॉफी में चीनी घुलना। तो इसमें फ्रेंड्स केमिकल चेंज कौन सा है, मिथेन का जलना, बर्निंग ऑफ मिथेन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टर इज लेस सेंसिटिव, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है। अ टेस्टर इन विच एलईडी इज यूज्ड, एक ऐसा टेस्टर जिसमें एलईडी का उपयोग किया गया है। अ टेस्टर इन विच अ मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड, एक ऐसा टेस्टर जिसमें एक चुंबकीय कंपास का उपयोग किया गया है। अ टेस्टर इन विच अ हाई वॉट हीटिंग फिलामेंट इज यूज्ड, एक ऐसा टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट तापन तंत्र का प्रयोग किया गया है। या फिर टेस्टर इन विच लो वॉट बल्ब इज यूज्ड, एक ऐसा टेस्टर जिसमें कम वॉट के बल्ब का उपयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, बहुत कम संवेदनशील, लेस सेंसिटिव कौन होता है, अ टेस्टर इन विच अ हाई वॉट हीटिंग फिलामेंट इज यूज्ड, जिसके अंदर उच्च ताप के तंतु का उपयोग किया जाता है, वो टेस्टर बहुत ही कम संवेदनशील होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट द मोस्ट, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से पूछा है इनमें से किसका वजन सबसे ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिया है 1 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम कार्बन का, n परमाणुओं के 0.5 मोल अणु का, या फिर 10⁻23 एटम ऑफ सिल्वर, चांदी के 10⁻23 अणु का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कभी भी निकालना होता है जब भी हमें किसी का वेट, जैसे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 ग्राम ऑफ कार्बन, तो कार्बन ग्राम में दिया है, इसको पहले आपको मोल में बदलना होगा। तो 1 ग्राम कार्बन में कितने मोल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और 1 ग्राम आपको दिया है, मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर 1 मोल होगा। और 1 मोल आप जानते हैं किसी भी तत्व के, किसी भी एटम के 1 मोल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6.022 इंटू 10⁻23, ये सबसे पहले का। लेकिन आपसे पूछा है कि इन तीनों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा, तो हम सेकंड देखते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो आपको दिया गया है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के मोल, डायरेक्ट यहाँ पर आपको ग्राम में नहीं मोल में दिया हुआ है, तो यहाँ आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं 0.5 मोल आपको दिया हुआ है, और कितना दिया है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.0। थर्ड अगर हम देखें तो आपको क्या दिया है, 10⁻23 एटम ऑफ सिल्वर, 10⁻23 एटम ऑफ सिल्वर अगर आपको निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास इक्वल टू मोलिक्यूलर मास नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये किसी भी चीज का मास निकालने का, वेट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको गिवन मास कितना दे रखा है, मोलार मास आपको दिया है किसका, सिल्वर, चांदी, चांदी का मास कितना होता है, चांदी का द्रव्यमान होता है 108, नंबर आपको दे रखे हैं कितने, 10⁻23, और एवोगाड्रो नंबर सभी के लिए हमेशा सेम होता है, आप याद कर लीजिए, एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 179.03 समथिंग। तो यहाँ पर हमने तीनों का निकाल के देखा, तो तीनों में सबसे ज्यादा वजन किसका आ रहा है, 10⁻23 चांदी के अणु का, 10⁻23 एटम ऑफ सिल्वर। तो इस तरीके से आपको अगर आने वाले एग्जाम में भी किसी भी चीज का निकालने के लिए कहा जाए कि वजन आपको निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें,
To determine the melting point of ice, a thermometer is suspended in a beaker half filled with ice and kept at room temperature. Which thermometer reading should be noted as the melting point of ice? आपसे क्वेश्चन पूछा है, बर्फ का गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मोमीटर को बर्फ से आधे भरे हुए एक बीकर में डाल दिया जाता है। मतलब एक बीकर लिया जिसको आधा बर्फ से भर दिया है, उसके अंदर उसके गलनांक का पता लगाने के लिए एक थर्मामीटर को उसके अंदर डालते हैं और एक कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है। अब आपको 3 ऑप्शन दिए जिसमें से आपसे पूछा है कि कौन से थर्मामीटर की रीडिंग आप चेक करेंगे, मापने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहला आपसे पूछा है द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस टेकन मेल्ट्स एंड वाटर रिमेन्स, जब ली गई पूरी बर्फ पिघल जाएगी और पानी शेष रह जाता है। द टेम्परेचर व्हेन द आइस जस्ट स्टार्ट्स टू मेल्ट, तब आप तापमान लेंगे जब बर्फ पिघलना शुरू होती है। व्हेन द मर्क्यूरी लेवल इन द थर्मोमीटर रिमेन कॉन्स्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का तापमान स्थिर रहता है, एक समान रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? थर्ड। तब आप टेम्परेचर लेंगे जब मर्क्यूरी लेवल थर्मोमीटर में कांस्टेंट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्थिर कांस्टेंट होगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, तब आप उसका टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे जब वो क्या होगा, एक समान स्थिति में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिपेयर फूड। फ्रेंड्स आप सब जानते हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं खुद का फूड प्रिपेयर करने के लिए कौन सी प्रोसेस करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए उन्हें किस किस चीज की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड सनलाइट। सेकेंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, सनलाइट, या ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट एंड सनलाइट। तो आप सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए सभी हरे पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर पानी, मिनरल खनिज और सनलाइट सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। तो सेकेंड हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं When we lift a bucket of water, the force acting on the object is, उन्हें बोला जब हम पानी से भरी एक बाल्टी को उठाते हैं तो उस पर कार्यरत बल होता है घर्षण बल के पेशीय बल। तो ये तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि अगर एक पानी से भरी हुई बाल्टी आप उठा रहे हैं तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उस पर क्या लगा रही हैं? बल लगा रही हैं। तो कौन सा बल उनके ऊपर लग रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल लग रहा है। घर्षण बल कब लगता है? जब कोई चीज को रुकना है, एक खुरदुरी सतह पर किसी भी चीज को रुकने के लिए जो चीज अपने आप चलते चलते रुक जाती है तो जो सतह उसके ऊपर बल लगा रही है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्या बात करते हैं? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 16 ग्राम ऑफ हीलियम। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन यहाँ पर उसी से आया, मैंने अभी आपको सिखाया किसी भी चीज के नंबर ऑफ एटम को पता लगाना है, परमाणुओं की संख्या का पता लगाना है, द्रव्यमान पता लगाना है, तो सभी जगह हमें एक ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। जो मास आपको दिया गया है वो दिया हुआ द्रव्यमान के बराबर होगा परमाणु का द्रव्यमान यानी मॉलिक्यूलर मास, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप नंबर ऑफ एटम से, परमाणुओं की संख्या से, और बटे में यहाँ पर होगा एवोगाड्रो नंबर। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, भले ही आपसे नंबर परमाणुओं की संख्या पूछी जाए, द्रव्यमान पूछा जाए। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आपसे परमाणुओं की संख्या पूछी है और आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एटम आपको पता करने हैं। 16 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम के 16 ग्राम, मतलब आपको दिया हुआ मास कितना है यहाँ पर? 16 ग्राम। परमाणु मास आप जानते हैं हीलियम का मोलार मास कितना होता है? 4। नंबर ऑफ एटम आपको पता करने और एवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं अब इसको तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 16 के अपॉन में 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड 6 पॉइंट, एवोगाड्रो नंबर क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाइड में, जो डिवाइड में वो कहाँ पर आएगा? मल्टीप्लाई में। यहाँ आप कट कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0 6 4 जा 24। तो आपका आंसर आएगा 24.088 इंटू 10⁻23। यह हमारा आंसर है। या अब हम अपने 4 ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है 24.09, तो 0.088 का 09 हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेट। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही एक फॉर्मूला, ये सूत्र आपको लगाना है, चाहे आपसे परमाणुओं की संख्या पूछे जाए या परमाणुओं का द्रव्यमान पूछा जाए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय, परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी। यहाँ आपको 4 प्रयोग के बारे में बताया गया है, यहाँ पे किसी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक का नाम आपसे नहीं पूछा गया, 4 प्रयोग यहाँ पर लिखे हैं और आपसे पूछा है कि परमाणु के नाभिक की खोज इसमें से किस प्रयोग के द्वारा की गई थी। तो पहला प्रयोग है जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन का प्रयोग, चैडविक प्रयोग, रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन का तल डॉप प्रयोग। तो यहाँ पर आप सही आंसर है फ्रेंड रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड थे उनने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने गोल्ड की एक पन्नी है ना, सोने की एक पन्नी लगाई थी और उसके ऊपर से रेस यहाँ पर डाली थी। जब उन्होंने देखा कि इसके आसपास की जो किरणें थी वो सब बाहर निकल गई, लेकिन जो जो किरणें बीच में जाके टकराई वो वापस अपने पाथ से क्या आ गई, वापस आ गई। तो इससे इन्होंने पता लगाया कि जरूर इसके बीच में एक अणु के बीच में क्या होता है, कुछ उपस्थित है जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस, नाभिक नाम दिया। और यही थे जिनने, यही एक्सपेरिमेंट था जिसमें बताया गया कि परमाणु के अंदर एक नाभिक उपस्थित होता है। द एटम हैज एन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ऑफ एटम किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के स्वर्णपर्णी प्रयोग ने। नेक्स्ट बात करते हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं फॉर्मूला, जिसमें से आपको बताना है कि जंग का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है। तो पहला है FeCl2, ये क्या होता है, फेरस क्लोराइड। सेकेंड है FeO, फेरस ऑक्साइड। थर्ड है Fe3O4, फेरसोफेरिक ऑक्साइड, इसे क्या कहा जाता है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। और लास्ट है Fe2O3, इसे हेमेटाइट भी कहा जाता है। और यही क्या है, जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3, यही किसका रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है रस्ट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं द हाउसेस हैविंग आउटर वॉल्स मेड विथ होलो ब्रिक्स, खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाला घर। अगर किसी घर की जो दीवारें हैं वो खोखली ईंटों से बनाई जा रही हैं तो वो क्या होगा, क्यों बनाई जा रही हैं, सस्ती होती हैं, बी चीपर, ट्रैप द एयर एंड कीप द रूम्स कूलर इन समर, हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं, गेट इजली डिसमेंटल, आसानी से विघटित हो जाते हैं, बी स्ट्रॉन्गर इनफ, अधिक मजबूत होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्यों ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनकी बाहरी दीवार खोखली ईंटों की बनाई जाती है, ताकि वो हवा को अच्छे से फंसा सके, उसके अंदर हवा आके फंस जाए और गर्मियों में क्या रहें, कमरे ठंडे रहें। तो ट्रैप द एयर एंड कीप द रूम्स कूलर इन समर। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट देन द इमेज फॉर्म्ड विल बी। यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब होगा। तो फ्रेंड जो समतल दर्पण प्लेन मिरर होता है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि उससे बनने वाली जो भी इमेज है वो जितनी दूर उसका वस्तु रखी है उतनी ही दूर उसकी प्रतिबिंब बनेगा, जितनी दूर उसका ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे और पीछे क्या बनेगी उसकी इमेज। तो कितनी दूरी पे रखा है ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर, दर्पण के आगे 20 सेंटीमीटर, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर, दर्पण के, ये दर्पण वस्तु होगा, वस्तु के पीछे 10 सेंटीमीटर और दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया समान दूरी पर बनता है प्रतिबिंब, तो ये कैसा बनेगा, 10 सेंटीमीटर बनेगा, लेकिन कहाँ, दर्पण के पीछे, उल्टी साइड दर्पण के पीछे क्या बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पे ही बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो आगे भी हम इन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और मैं जितना हो सके आपको इसी में समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि हम आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अपने कर पाएं और जितने हो सके एग्जाम से पहले क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाएं। सो फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।